प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम राइबोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हमें राइबोसोम के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे ये सेल ऑर्गेनल्स में राइबोसोम कहाँ पाया जाता है और इसकी आकृति किस प्रकार से है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा रहा सेल ऑर्गेनल्स, यानी पूरा सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम बारी बारी से न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम के बारे में इसमें अध्ययन करना है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में हम पीछे के लेक्चर में अध्ययन कर चुके हैं। इसमें हम मुख्य रूप से राइबोसोम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा है सेल के अंदर ये गोला वाला पार्ट जो बना हुआ है, ये नीला पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये हमारा है न्यूक्लियस में हमारा ये गोला वाला पार्ट जो होता है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो ये पूरा हमारा न्यूक्लियस है और बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियोलस पाया जाता है और उनमें आरएनए पाया जाता है। इन सब के बारे में हम पीछे के लेक्चर में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। अब आगे आएंगे तो इसमें ये जो डार्ट जैसी संरचना दिखाई दे रही है, यही डार्ट जैसी जो संरचना है, ये हमारा राइबोसोम होता है। और ये राइबोसोम हमारा सेल के अंदर न्यूक्लियोलस में आरएनए पाया जाता है, आरएनए, और वहीं से हमारे राइबोसोम का निर्माण होता है और यही सेल के अंदर न्यूक्लियस की झिल्ली में छिद्र होता है, उसी के माध्यम से बाहर निकलता है। जब हम इस राइबोसोम को जूम करके देखते हैं तो जूम करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है। तो ये जो संरचना होती है, ऊपर का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार गुंबद जैसा होता है और नीचे का जो आकार होता है कुछ इस प्रकार कैप यानी टोपी जैसी होती है। तो ऊपर वाला जो बड़ा आकार होता है उसको हम लार्ज सब यूनिट और जो छोटा आकार होता है उसको हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। जो लार्ज सब यूनिट होता है वह डोम शेप होता है, ये डोम शेप का होता है, और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो कैप शेप का होता है। अब यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण किस तरह से होता है उसके बारे में बताया गया है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है। तो सबसे पहले डिफिनीशन में मिलेगा हमें राइबोसोम की डिफिनीशन में क्या पाएंगे कि राइबोसोम इज प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द सेल। यानी हमने फिगर में देखा कि जो हमारा राइबोसोम है, ये राइबोसोम हमारा ये सेल के अंदर पाया जाता है। फिर आगे आएंगे तो हमें क्या मिला फंक्शन में कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो फंक्शन में मिला द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस। यानी राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। तो जो राइबोसोम होता है यह मुख्य रूप से दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें एक आरएनए होता है और प्लस इसी में हमारा प्रोटीन होता है। यानी इन्हीं दोनों से मिलकर के हमारा बनता है राइबोसोम। अब टाइप्स ऑफ राइबोसोम यानी हमारे राइबोसोम के प्रकार, तो टाइप में पाएंगे पहला टाइप है 70S। तो राइबोसोम का जो पहला प्रकार होता है वो 70S होता है और यह 70S हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल
कहाँ मिलते हैं, तो इसके लिए है कि ये बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल में ये प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं और उन्हीं सेलों के अंदर हमारा 70S राइबोसोम पाया जाता है। दूसरा है हमारा 80S, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल कहाँ मिलते हैं, ये एनिमल और प्लांट सेल में होते हैं। यानी एनिमल प्लांट सेल में यूकैरियोटिक सेल होता है और इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब हम आएंगे 70S। तो राइबोसोम क्या है, तो कह रहे हैं 70S राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, यानी हमारा जो 70S होता है वह राइबोसोम 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक लार्ज सब यूनिट, और ये लार्ज सब यूनिट हमने फिगर में देखा कि ये डोम शेप का होता है। यानी हमारा जो 70S राइबोसोम है इसके 2 सब यूनिट बनते हैं, एक 50S बनता है और एक हमने देखा 30S बनता है। तो जो 50S है वो लार्ज सब यूनिट है और जो 30S है वह हमारा स्मॉल सब यूनिट होता है। यदि हम दोनों को ऐड करें तो ये 80 हो जाता है, जबकि ये 70S था। तो इसका अर्थ है कि जैसे अगर हम देखेंगे तो दोनों सब यूनिट में एक डोम शेप का होता है और एक कैप शेप का होता है, कुछ भाग एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, इसलिए ये 10S की हानि हो जाती है। तो 70S का 2 प्रकार मिला, यानी 2 सब यूनिट मिला, एक 50S एक 30S। 50S को हम लार्ज सब यूनिट और 30S को हम स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। और जो लार्ज होता है वह डोम शेप का और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वह कैप शेप का होता है। तो कह रहे हैं कि इन 70S यानी 70S राइबोसोम में हमारा 60% RNA पाया जाता है और 40% प्रोटीन होता है। यानी 70S में कह रहे हैं कि 60% हमारा मिलेगा RNA और 40% जो बचेगा वह हमारा प्रोटीन उसमें पाया जाएगा। अगला अगर हम बात करें 80S राइबोसोम की, तो इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, यानी 80S जो राइबोसोम है इसमें भी 2 सब यूनिट पाए जाएंगे। एक लार्ज सब यूनिट होगा और वो भी हमारा डोम शेप का ही होगा, और एक स्मॉल सब यूनिट होगा, ये कैप शेप का होगा। अब जो हमारा 80S है इसके भी 2 पार्ट बने, एक हमारा बना 60S और एक बना हमारा 40S। जबकि दोनों को ऐड करते हैं तो 100 बनता है, लेकिन अभी हमने कहा कुछ पार्ट एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, इसलिए इसमें 20% की हानि होती है। तो जो 60S है इसको हम लार्ज सब यूनिट कहेंगे और जो 40S है इसको हम स्मॉल सब यूनिट कहेंगे। और जो लार्ज होगा वो डोम शेप का होगा और जो स्मॉल होगा वह हमारा कैप शेप का होगा। ऊपर वाले में हमने देखा कि 60% इसमें RNA था और 40% प्रोटीन था, इसमें उल्टा होता है, 40% RNA होता है और 60% हमारा प्रोटीन होता है। तो 80S में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, 80S में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। अब आएंगे हम देखेंगे ये प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए ये जो बीच वाला पार्ट है, अर्थात हमने यहाँ पाया कि एक लार्ज सब यूनिट होगा और एक स्मॉल सब यूनिट होगा। इन दोनों के बीच में एक इस प्रकार धागे जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है ये mRNA की है। क्योंकि हमारा जो RNA होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा mRNA जिसको हम मैसेंजर RNA कहते हैं,
दूसरा होता है हमारा tRNA, जिसको हम ट्रांसपोर्ट आरएनए कहते हैं, और एक हमारा होता है rRNA, जिसको हम राइबोसोम आरएनए कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो mRNA है, यानी ये पहला वाला, तो mRNA इसी के ऊपर प्रोटीन का निर्माण होता है। जो हमारे प्रोटीन होते हैं, इस प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। एमिनो एसिड, प्रोटीन हमारा 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, और यह 20 एमिनो एसिड जो है 20 वाला, ये 10 एमिनो एसिड जो होता है वह हमारे बॉडी में ही पाया जाता है, शरीर के अंदर ही मिलता है। और जो 10 एमिनो एसिड होता है वह हमें फूड यानी भोजन से प्राप्त होता है। तो हमारे भोजन में 20% यानी 20 एमिनो एसिड आते हैं, लेकिन उसमें से 10 एमिनो एसिड शरीर के अंदर होने के कारण 10 भोजन से लिया जाता है और 10 शरीर के अंदर का लिया जाता है। तो जो हमारे शरीर के अंदर एमिनो एसिड होता है उसको हम अननेसेसरी एमिनो एसिड कहते हैं। जो भोजन से लिया जाता है उसको हम नेसेसरी एमिनो एसिड कहते हैं। तो जो एमिनो एसिड की ये सभी आपके कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये सभी एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब ये एमिनो एसिड के 20 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के 20 एमिनो एसिड, तब जा कर के एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसके लिए इनको जोड़ने का कार्य जो करता है, तो mRNA के ऊपर ये जुड़ता है, और जो tRNA है ये पहले एक आता है और अपने पास एक एमिनो एसिड लेके आता है, और जैसे ही अगला एमिनो एसिड आता है यानी tRNA लेके आता है, तो ये अपना ट्रांसफ़र इसको कर देता है और ये हमारा tRNA बाहर हो जाता है। फिर अगला आता है, तो अपना ट्रांसफ़र होने के कारण इसके पास 2 हो गया। अगला आएगा तो ये दोनों अगले को ट्रांसफ़र कर देगा, ये दोनों आकर के यहीं अगले को ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो 3 हो जाएगा। फिर ये वाला हमारा निकल के बाहर चला जाता है। इसी तरह से बाहर से जो हमारे tRNA होता है, एमिनो एसिड को पकड़ करके mRNA के ऊपर लाते हैं, और लाने के बाद पहले वाला बाद वाले को, यानी पहले का tRNA बाद वाले को अपना एमिनो एसिड का कण दे देता है मॉलिक्यूल्स, और वो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार बनते बनते एक श्रृंखला बन जाती है, और जब एक प्रोटीन का निर्माण होता है तो ये प्रोटीन इसमें से निकल करके बाहर चला जाता है। इस प्रकार से यानी एमिनो एसिड आपस में मिल करके तब प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण मुख्य रूप से mRNA के ऊपर होता है, और एमिनो एसिड को लाने का कार्य हमारा tRNA करता है, और उनको जोड़ जोड़ करके जो rRNA होता है उसी से प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।